प्रस्तावना। मुझे मृत्यु के निकट के अनुभवों का सामना करना पड़ा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी आप कभी भी आदत डाल सकें। हालांकि यह अजीब तरह से अपरिहार्य लग रहा था, फिर से मौत का सामना करना। जैसे कि मैं वास्तव में आपदा के लिए चिन्हित था। मैं बार बार बच गया, लेकिन यह मेरे लिए वापस आ रहा था। फिर भी ये समय अन्य समयों से बहुत अलग था। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भाग सकते हैं जिससे आप डरते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। मेरी सभी प्रतिक्रियाएं उन हत्यारों, राक्षसों, दुश्मनों की ओर उन्मुख थीं। जब आप उस व्यक्ति से प्यार करते थे जो आपको मार रहा था, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आप कैसे भाग सकते थे, कैसे लड़ सकते थे, जबकि ऐसा करने से उस प्रियजन को चोट पहुंचती। अगर आपके पास अपने प्रियजन को देने के लिए सिर्फ अपनी जान थी, तो आप उसे कैसे नहीं दे सकते थे? यदि वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप सचमुच प्यार करते हों। चैप्टर 1। सगाई। कोई भी तुम्हें घूर नहीं रहा है, मैंने खुद से वादा किया। कोई भी तुम्हें घूर नहीं रहा है। कोई भी तुम्हें घूर नहीं रहा है। लेकिन चूंकि मैं खुद से भी झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए मुझे जांच करनी पड़ी। जब मैं शहर में 3 ट्रैफिक लाइटों में से एक के हरे होने का इंतजार कर रहा था, मैंने अपनी मिनीवैन में दाईं ओर झांका। श्रीमती वेबर ने अपना पूरा धड़ मेरी दिशा में मोड़ लिया था। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं और मैं पीछे हट गया, ये सोचकर कि उसने अपनी नज़रें क्यों नहीं झुकाईं या शर्मिंदा क्यों नहीं दिखी। लोगों को घूरना अभी भी असभ्य माना जाता था, है न? क्या यह अब मुझ पर लागू नहीं होता? फिर मुझे याद आया कि ये खिड़कियां इतनी गहरे रंग की थीं कि शायद उसे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। ये तो दूर की बात है कि मैंने उसे देखते हुए पकड़ लिया था। मैंने इस तथ्य से कुछ राहत पाने की कोशिश की कि वह वास्तव में मुझे नहीं, बल्कि सिर्फ कार को देख रही थी। मेरी गाड़ी। सांस। मैंने बाईं ओर देखा और करा उठा। 2 पैदल यात्री फुटपाथ पर जमे हुए थे। वे घूरते हुए सड़क पार करने का मौका चूक गए। उनके पीछे मार्शल अपनी छोटी स्मारिका दुकान की प्लेट ग्लास खिड़की से घूर रहे थे। कम से कम उन्होंने अपनी नाक कांच से नहीं दबाई थी। फिर भी बत्ती हरी हो गई और भागने की जल्दी में मैंने गैस पेडल को दबा दिया, बिना ये सोचे कि सामान्य तरीके से मैं अपने पुराने शेवरले ट्रक को चलाने के लिए गैस पेडल दबाता हूँ। इंजन शिकारी तेंदुए की तरह गुर्रा रहा था। कार इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि मेरा शरीर काले चमड़े की सीट से टकरा गया और मेरा पेट मेरी रीढ़ से सट गया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश करते हुए हौंफते हुए कहा। अपना सिर संभालते हुए मैंने बस पेडल दबाया। वैसे भी कार एकदम रुक गई। मैं चारों ओर की प्रतिक्रिया को देखने के लिए सहन नहीं कर सका। अगर पहले इस बात पर कोई संदेह था कि इस कार को कौन चला रहा है, तो अब वह दूर हो गया था। अपने जूते के पंजे से मैंने धीरे से गैस पेडल को आधा मिलीमीटर नीचे धकेला और कार फिर से आगे बढ़ गई। मैं अपने लक्ष्य गैस स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगर मैं वाष्प पर नहीं चल रहा होता, तो मैं शहर में बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इन दिनों बहुत सी चीज़ों के बिना जा रहा था, जैसे कि पॉप टार्ट्स और जूते के फीते, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर समय न बिताना पड़े। मैं ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने हैच खोला, कैप हटाया, कार्ड स्कैन किया और कुछ सेकंड में ही नोजल को टैंक में डाल दिया। बेशक मैं गेज पर संख्याओं को गति देने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वे सुस्ती से आगे बढ़ रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। बाहर उजाला नहीं था, फोक्स, वाशिंगटन में एक सामान्य बूंदाबांदी वाला दिन, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्पॉटलाइट मुझ पर केंद्रित है, जो मेरे बाएं हाथ की नाजुक अंगूठी की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। ऐसे समय में मेरी पीठ पर नज़र पड़ने पर ऐसा महसूस होता था जैसे अंगूठी एक नियॉन साइन की तरह धड़क रही हो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इतना आत्मचेतन होना बेवकूफ़ी थी, और मैं ये जानता था। मेरे पिता और माँ के अलावा क्या ये वास्तव में मायने रखता था कि लोग मेरी सगाई के बारे में क्या कह रहे थे? मेरी नई कार के बारे में, आईवी लीग कॉलेज में मेरे रहस्यमयी प्रवेश के बारे में,
उस चमकदार काले क्रेडिट कार्ड के बारे में जो अभी मेरी पिछली जेब में लाल गर्म लग रहा था। हाँ, कौन परवाह करता है कि वे क्या सोचते हैं, मैंने धीरे से कहा। उर्न, मिस, एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और फिर सोचा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। दो आदमी एक शानदार एसयूवी के पास खड़े थे, जिसके ऊपर एकदम नई कयाक बंधी हुई थी। उनमें से कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वे दोनों कार को घूर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मुझे गर्व था कि मैं टोयोटा, फोर्ड और शेवरले के प्रतीकों में अंतर कर सकता था। ये कार चमकदार काले रंग की, चिकनी और सुंदर थी, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए सिर्फ एक कार थी। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कार चला रहे हैं? लंबे व्यक्ति ने पूछा। अर्न, एक मर्सिडीज, है ना? हाँ, उस आदमी ने विनम्रता से कहा, जबकि उसके छोटे कद वाले दोस्त ने मेरे उत्तर पर आंखें घुमाईं। मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रहा था, क्या आप मर्सिडीज गाजियन चला रहे हैं? उस आदमी ने नाम का उच्चारण श्रद्धापूर्वक किया। मुझे लगा कि यह आदमी एडवर्ड कुलेन मेरे मंगेतर वास्तव में इससे कोई बच नहीं सकता था के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। सच्चाई यह है कि शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, उन्हें उपलब्ध नहीं होना चाहिए। यूरोप में अभी तक, आदमी ने कहा, यहाँ की तो बात ही छोड़िए। जब उसकी नज़र मेरी कार की रूपरेखा पर पड़ी तो वह मुझे किसी भी अन्य मर्सिडीज सेडान से ज़्यादा अलग नहीं लगी, लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने मंगेतर, शादी, पति आदि जैसे शब्दों के साथ अपने मुद्दों पर संक्षेप में विचार किया। मैं इसे अपने दिमाग में नहीं रख सका। एक तरफ मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े और गुलदस्ते के बारे में सोचकर ही सिहरन होने लगी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं एडवर्ड के बारे में अपनी अवधारणा के साथ पति जैसी स्थिर, सम्मानजनक, नीरस अवधारणा को समेट नहीं पा रही थी। ये कास्ट, एक महादूत को एक अकाउंटेंट के रूप में देखना, मैं उसे किसी भी सामान्य भूमिका में कल्पना नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह, जैसे ही मैंने एडवर्ड के बारे में सोचना शुरू किया, मैं कल्पनाओं के चक्कर में फंस गया। अजनबी को मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ करना पड़ा। वह अभी भी कार के मेक और मॉडल के बारे में जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं मालूम, मैंने उससे ईमानदारी से कहा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं इसके साथ एक तस्वीर ले लूं? मुझे ये समझने में एक सेकंड लगा। सच में, क्या तुम कार के साथ तस्वीर लेना चाहते हो? जरूर, अगर मुझे सबूत नहीं मिले तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उर्न, ठीक है, बढ़िया। मैंने जल्दी से नोजल हटा दिया और आगे की सीट पर जाकर छिप गया, जबकि उस उत्साही व्यक्ति ने अपने बैग से एक बड़ा पेशेवर दिखने वाला कैमरा निकाला। उसने और उसके दोस्त ने बारी बारी से हुड के पास पोज दिया और फिर वे पीछे की तरफ जाकर तस्वीरें लेने लगे। मुझे अपने ट्रक की याद आती है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। बहुत सुविधाजनक कि एडवर्ड और मैं अपने असंतुलित समझौते पर सहमत होने के कुछ ही हफ्तों बाद मेरा ट्रक अपनी आखिरी सांस लेगा, जिसमें से एक विवरण ये था कि जब मेरा ट्रक खत्म हो जाएगा तो उसे बदलने की अनुमति दी जाएगी। एडवर्ड ने कसम खाई कि यह केवल अपेक्षित था। मेरा ट्रक एक लंबा, पूर्ण जीवन जी चुका था और फिर प्राकृतिक कारणों से समाप्त हो गया, उसके अनुसार, और जाहिर है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसकी कहानी की पुष्टि करने या अपने ट्रक को खुद ही मृत अवस्था से उठाने की कोशिश करने के लिए। मेरा पसंदीदा मैकेनिक। मैंने उस विचार को ठंडे दिमाग से रोक दिया, उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं दिया। इसके बजाय मैंने बाहर खड़े लोगों की आवाज़ें सुनी, जो कार की दीवारों से दबी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह ... ऑनलाइन वीडियो में आग फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया। पेंट तक नहीं सिकुड़ा गया। बिल्कुल नहीं। आप इस बच्चे पर टैंक भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा बाजार नहीं है। इसे मुख्य रूप से मध्य पूर्व के राजनयिकों, हथियार डीलरों और ड्रग माफियाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह कुछ खास है? छोटे कद वाले ने नर्म आवाज़ में पूछा। मैंने अपना सिर झुका लिया, गाल जल रहे थे। हाँ, लंबे आदमी ने कहा। शायद।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको यहाँ मिसाइल प्रूफ ग्लास और 4000 पाउंड के बॉडी आर्मर की क्या ज़रूरत होगी। शायद आप कहीं ज़्यादा खतरनाक जगह जा रहे हैं। बॉडी आर्मर, 4000 पाउंड का बॉडी आर्मर और मिसाइल प्रूफ ग्लास, बढ़िया। पुराने ज़माने के बुलेट प्रूफ का क्या हुआ? खैर, कम से कम ये बात कुछ हद तक समझ में आती यदि आपका हास्यबोध विचित्र होता। ऐसा नहीं था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एडवर्ड हमारे सौदे का फ़ायदा उठाएगा, उसे अपने पक्ष में तौलेगा ताकि वह जितना प्राप्त करेगा उससे कहीं ज़्यादा दे सके। मैंने सहमति जताई थी कि जब मेरे ट्रक को बदलने की ज़रूरत होगी तो वह उसे बदल सकता है, बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पल इतनी जल्दी आएगा। जब मुझे ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि ट्रक मेरे फुटपाथ पर क्लासिक शेवरले के लिए एक स्थिर श्रद्धांजलि से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, तो मुझे पता था कि प्रतिस्थापन के बारे में उसका विचार शायद मुझे शर्मिंदा करने वाला है। मुझे बनाओ, घूरने और फुसफुसाने का केंद्र। मैं उस हिस्से के बारे में सही था, लेकिन अपनी सबसे बुरी कल्पना में भी मैंने यह नहीं सोचा था कि वह मुझे 2 कारें दिलाएगा। जब मैं गुस्से से पागल हो गया था, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि पहले वाली कार और बाद वाली कार। ये तो बस पहले वाली कार थी। उसने मुझे बताया था कि यह उधार ली गई है और वादा किया था कि वह शादी के बाद इसे लौटा देगा। ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया अब तक। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही नाजुक इंसान था, दुर्घटना की आशंका बहुत ज़्यादा थी, अपनी खतरनाक बदकिस्मती का इतना शिकार था, जाहिर है मुझे सुरक्षित रखने के लिए टैंक प्रतिरोधी कार की ज़रूरत थी। मज़ेदार, मुझे यकीन था कि उसने और उसके भाइयों ने मेरी पीठ पीछे मजाक का खूब मज़ा लिया होगा। या शायद, बस शायद, मेरे दिमाग में एक छोटी सी आवाज़ फुसफुसाई, यह कोई मजाक नहीं है, मूर्ख। शायद वह वास्तव में तुम्हारे बारे में इतना चिंतित है। ये पहली बार नहीं होगा जब वह तुम्हें बचाने की कोशिश में थोड़ा आगे निकल गया हो। एक कहावत में, मैंने अभी तक बाद की कार नहीं देखी थी। ये कलेंस के गराज के सबसे गहरे कोने में एक चादर के नीचे छिपी हुई थी। मुझे पता था कि अब तक ज़्यादातर लोगों ने झांक कर देखा होगा, लेकिन मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था। शायद उस कार पर कोई बॉडी आर्मर नहीं होगा क्योंकि हनीमून के बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। आभासी अविनाशिता उन कई सुविधाओं में से एक थी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। कलन होने के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि महंगी कारें और प्रभावशाली क्रेडिट कार्ड नहीं थे। अरे, लंबे आदमी ने पुकारा, शीशे पर हाथ रखकर अंदर झांकने की कोशिश करते हुए। अब हमारा काम पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, मैंने वापस पुकारा, और फिर तनाव में आकर मैंने इंजन चालू किया और पैडल को बहुत धीरे से नीचे किया। चाहे मैं कितनी भी बार घर जाने के लिए जानी पहचानी सड़क पर गाड़ी चलाऊं, मैं बारिश में फीके पड़ चुके पर्चों को पृष्ठभूमि में नहीं जाने दे पाया। टेलीफोन के खंभों पर स्टैपल किए गए और सड़क के संकेतों पर टिप किए गए उनमें से हर एक चेहरे पर एक ताज़ा तमाचा जैसा था। चेहरे पर एक उचित तमाचा। मेरा दिमाग फिर से उस विचार में डूब गया जिसे मैंने तुरंत पहले ही बीच में रोक दिया था। मैं इस सड़क पर इसे टाल नहीं सकता था। मेरे पसंदीदा मैकेनिक की तस्वीरें नियमित अंतराल पर मेरे सामने चमकती रहती थीं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा जेकब। क्या तुमने इस लड़के को देखा है? पोस्टर जेकब के पिता का विचार नहीं था, यह मेरे पिता चार्ली का विचार था, जिन्होंने फ्लायर्स छपवाए और उन्हें पूरे शहर में फैलाया। और न केवल फोक्स, बल्कि पोर्ट एंजल्स और सेक्विम और होक्विम और एबरडीन और ओलंपिक प्रायद्वीप के हर दूसरे शहर में। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि वाशिंगटन राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों की दीवार पर भी यही फ्लायर्स टंगे हों। उनके अपने स्टेशन पर जेकब को खोजने के लिए एक पूरा कॉकबोर्ड था। एक कॉकबोर्ड जो ज़्यादातर खाली था, जिससे उन्हें निराशा और हताशा हुई। मेरे पिता सिर्फ जवाब न मिलने से ही निराश नहीं थे, वे बिली से सबसे ज़्यादा निराश थे, जो जेकब का पिता और चार्ली का सबसे करीबी दोस्त था। बिली के अपने 16 वर्षीय भागे हुए की खोज में अधिक शामिल न होने के लिए, बिली किला पुश में विज्ञापन लगाने से इनकार करने के लिए तट पर आरक्षण जो जेकब का घर था।
जेकब के गायब होने के बाद उसके द्वारा ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसके ये कहने के लिए, जेकब अब बड़ा हो गया है, वह चाहे तो घर आ सकता है। और वह मुझसे निराश था, क्योंकि मैंने बिली का पक्ष लिया था। मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बिली और मैं दोनों ही जानते थे कि जेकब कहाँ है, और हम ये भी जानते थे कि किसी ने इस लड़के को नहीं देखा है। इस विज्ञापन ने मेरे गले में हमेशा की तरह बड़ी मोटी गांठ डाल दी। मेरी आंखों में हमेशा की तरह जलन भरी आंसू आ गए, और मुझे खुशी थी कि एडवर्ड इस शनिवार को शिकार के लिए निकला था। अगर एडवर्ड ने मेरी प्रतिक्रिया देखी तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। बेशक शनिवार होने के कारण कुछ कमियां भी थीं। जैसे ही मैं धीरे धीरे और सावधानी से अपनी गली की ओर मुड़ा, मुझे हमारे घर के ड्राइववे में मेरे पिताजी की पुलिस क्रूजर दिखाई दी। उन्होंने आज फिर से मछली पकड़ना छोड़ दिया था। अभी भी शादी को लेकर उदास हैं, इसलिए मैं अंदर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे फ़ोन करना था। मैंने शेवरले की मूर्ति के पीछे फुटपाथ पर गाड़ी पार्क की और ग्लव कंपार्टमेंट से एडवर्ड द्वारा दिया गया सेल फोन निकाला, जो मुझे आपातकालीन स्थिति के लिए दिया गया था। मैंने डायल किया, फोन बजने पर अपनी उंगली एंड बटन पर रखी, बस मामले की जांच के लिए। हेलो, सेठ क्लियरवाटर ने उत्तर दिया, और मैंने राहत की सांस ली। मैं उसकी बड़ी बहन लिया से बात करने के लिए बहुत ही डरपोक था। जब बात लिया की आती थी तो मेरा सिर काट देना वाक्यांश पूरी तरह से एक अलंकार नहीं था। अरे सेठ, ये बेला है। ओह हिया बेला, कैसी हो तुम? गला रुंध गया, आश्वासन के लिए बेताब। ठीक है, अपडेट के लिए कॉल कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से सक्षम हैं? शायद ही। मैं कोई एलिस नहीं हूँ, तुम बस पूर्वानुमानित हो, उसने मजाक में कहा। ला पुश में क्विल्यूट पैक के बीच केवल सेठ ही कलन का नाम लेकर सहज था। मेरी लगभग सर्वज्ञ होने वाली भाभी जैसी चीजों के बारे में मजाक करना तो दूर की बात है। मुझे पता है कि मैं हूँ। मैं 1 मिनट के लिए झिझका। वह कैसा है? सेठ ने आह भरी। हमेशा की तरह वह बात नहीं करेगा, हालांकि हम जानते हैं कि वो हमारी बातें सुन रहा है। वह इंसान जैसा न लगे, यह आप जानते हैं। वो बस अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो अब कहाँ है? कहीं उत्तरी कनाडा में। मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा प्रांत है। वह राज्य की सीमाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्या कोई संकेत है कि वह घर नहीं आ रहा है? बेला, माफ करना, मैंने निगल लिया। ठीक है सेठ, मुझे पूछने से पहले ही पता था। मैं बस इच्छा करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। हाँ, हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद सेठ। मुझे पता है कि दूसरे लोग तुम्हें परेशान कर रहे होंगे। वे आपके बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, उन्होंने खुशी से सहमति जताई। मुझे लगता है कि यह थोड़ा बेकार है। जेकब ने अपनी पसंद बनाई, आपने अपनी पसंद बनाई। जैक को इस बारे में उनका रवैया पसंद नहीं है। बेशक वह इस बात से भी बहुत खुश नहीं है कि आप उस पर नज़र रख रहे हैं। मैं चौंककर बोली, मुझे लगा कि वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। वो हमसे सब कुछ नहीं छिपा सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। तो जेकब को पता था कि मैं चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ। खैर, कम से कम उसे तो पता था कि मैं सूर्यास्त में नहीं चली गई हूँ और उसे पूरी तरह से भूल नहीं गई हूँ। उसने शायद मुझे ऐसा करने में सक्षम समझा होगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें शादी में देखूंगा, मैंने दांतों से यह शब्द निकालते हुए कहा। हाँ, मैं और मेरी माँ वहाँ होंगे। आपने हमसे पूछकर अच्छा किया। मैं उसकी आवाज़ में उत्साह देखकर मुस्कुराया। हालांकि क्लियरवाटर्स को आमंत्रित करना एडवर्ड का विचार था, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने इस बारे में सोचा। सेठ का वहाँ होना मेरे खोए हुए सबसे अच्छे आदमी से जुड़ने का एक अच्छा तरीका होगा, हालांकि यह बहुत मुश्किल था। ये सबसे अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बिना भी वैसा ही है। एडवर्ड से कहो कि मैंने हाय कहा। ठीक है, अवश्य। मैंने अपना सिर हिलाया। एडवर्ड और सेठ के बीच जो दोस्ती हुई थी, वो कुछ ऐसी थी जिसने मुझे अभी भी हैरान कर दिया था।
हालांकि यह इस बात का सबूत था कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। पिशाच और वेयरवुल्फ एक साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगर वे ऐसा करने के लिए तैयार हों। यह विचार सभी को पसंद नहीं आया। आह, सेठ ने कहा, उसकी आवाज एक सप्तक ऊपर उठ गई। लिया घर आ गई है। ओह, अलविदा। फोन बंद हो गया। मैंने उसे सीट पर छोड़ दिया और खुद को मानसिक रूप से घर के अंदर जाने के लिए तैयार किया, जहां चार्ली इंतजार कर रहा होगा। मेरे बेचारे पिताजी को अभी बहुत कुछ निपटाना था। जेकब द रनअवे उनकी बोझिल पीठ पर बस एक बोझ था। वह मेरे बारे में भी उतना ही चिंतित था, उसकी मुश्किल से कानूनी तौर पर वयस्क हुई बेटी जो कुछ ही दिनों में श्रीमती बनने वाली थी। मैं हल्की बारिश के बीच धीरे धीरे चलता रहा, उस रात को याद करते हुए जब हमने उसे बताया था। जैसे ही चार्ली के क्रूजर की आवाज ने उसके लौटने की घोषणा की, अचानक मेरी उंगली पर अंगूठी का वजन 100 पाउंड हो गया। मैं अपना बायां हाथ जेब में डालना चाहता था, या शायद उस पर बैठ जाना चाहता था, लेकिन एडवर्ड की शांत, दृढ़ पकड़ ने इसे सामने और केंद्र में रखा। बेला, बेचैनी बंद करो। कृपया याद रखने की कोशिश करो कि तुम यहाँ कोई हत्या कबूल नहीं कर रही हो। आपको कहने के लिए आसान। मैंने अपने पिता के जूतों की भयावह आवाज़ सुनी जो फुटपाथ पर चल रही थी। पहले से खुले दरवाजे में चाबी की खड़खड़ाहट हुई। इस आवाज़ ने मुझे हॉरर मूवी के उस हिस्से की याद दिला दी जब पीड़िता को एहसास होता है कि वह अपना डेडबोल्ट लॉक करना भूल गई है। शांत हो जाओ, बेला, एडवर्ड ने मेरे दिल की धड़कन तेज होते हुए सुनकर फुसफुसाया। दरवाजा दीवार से टकराया और मैं ऐसे चौंका जैसे मुझे तेजर से मारा गया हो। अरे चार्ली, एडवर्ड ने पूरी तरह से शांत होकर पुकारा। नहीं, मैंने दबी हुई आवाज में कहा। क्या? एडवर्ड ने फुसफुसाकर पूछा। जब तक वह अपनी बंदूक लटका न दे तब तक प्रतीक्षा करो। एडवर्ड ने हंसते हुए अपना खाली हाथ अपने उलझे हुए कांस्य बालों में फिराया। चार्ली कोने से आया, अभी भी अपनी वर्दी में, अभी भी हथियार बंद, और जब उसने हमें लवसीट पर साथ बैठे देखा तो उसने मुंह बनाने से बचने की कोशिश की। हाल ही में, वह एडवर्ड को और अधिक पसंद करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। बेशक, इस खुलासे से वह प्रयास तुरंत खत्म हो जाना तय था। अरे, बच्चों, क्या हो रहा है? हम आपसे बात करना चाहते हैं, एडवर्ड ने बहुत शांत भाव से कहा। हमारे पास कुछ अच्छी खबर है। चार्ली की अभिव्यक्ति एक सेकंड में तनावपूर्ण मित्रता से काले संदेह में बदल गई। अच्छी खबर, चार्ली ने सीधे मेरी ओर देखते हुए गुर्राते हुए कहा। बैठिए, पिताजी। उसने एक भौं उठाई, 5 सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर तेजी से कुर्सी की ओर बढ़ा और एकदम किनारे पर अपनी पीठ सीधी करके बैठ गया। चिंता मत करो, पिताजी, मैंने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा। सब कुछ ठीक है। एडवर्ड ने मुंह बनाया, और मुझे पता था कि यह शब्द ओके पर आपत्ति जताने के लिए था। शायद वह वंडरफुल या परफेक्ट या ग्लोरियस जैसा कुछ और इस्तेमाल करता। बिल्कुल, बेला, बिल्कुल। अगर सब कुछ इतना बढ़िया है, तो तुम इतनी चिंता में क्यों हो? मुझे पसीना नहीं आ रहा है, मैंने झूठ बोला। मैं उसकी भयंकर खींच से दूर हट गई, एडवर्ड से लिपट गई, और सहज ही अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे को पोंछकर सबूत मिटा दिया। तुम गर्भवती हो, चार्ली भड़क गया। तुम गर्भवती हो, है न? हालांकि यह प्रश्न स्पष्ट रूप से मुझसे पूछा गया था, लेकिन अब वह एडवर्ड को घूर रहा था, और मैं शपथ ले सकता था कि मैंने उसका हाथ बंदूक की ओर बढ़ते देखा था। नहीं, बेशक मैं नहीं हूँ। मैं एडवर्ड की पसलियों पर कोहनी मारना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा करने से मुझे सिर्फ चोट ही लगेगी। मैंने एडवर्ड से कहा था कि लोग तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। 18 साल की उम्र में शादी करने के पीछे समझदार लोगों के पास और क्या संभावित कारण हो सकते हैं? उसके जवाब ने मुझे आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर दिया था। प्यार, सही है। चार्ली की चमक थोड़ी कम हो गई। जब मैं सच बोल रहा होता था तो यह मेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता था, और अब उसे मुझ पर यकीन हो गया। ओह, सॉरी, माफी स्वीकार की जाती है। एक लंबा विराम था। एक पल के बाद
मुझे एहसास हुआ कि हर कोई मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। मैंने घबराई हुई एडवर्ड की तरफ देखा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी बात कह सकूं। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और फिर अपने कंधे चौड़े करके मेरे पिता की ओर मुड़े। चार्ली, मुझे एहसास है कि मैंने इस मामले में गलत कदम उठाया है। परंपरागत रूप से मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि बेला ने पहले ही हाँ कह दिया है और मैं इस मामले में उसकी पसंद को कम नहीं करना चाहता, इसलिए तुमसे उसका हाथ मांगने के बजाय मैं तुम्हारा आशीर्वाद मांग रहा हूँ। हम शादी करने जा रहे हैं, चार्ली। मैं उसे दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा, और किसी चमत्कार से वह भी मुझे उसी तरह प्यार करती है। क्या तुम हमें अपना आशीर्वाद दोगे? वह बहुत आश्वस्त और शांत लग रहा था। बस एक पल के लिए उसकी आवाज़ में पूर्ण आत्मविश्वास को सुनकर मुझे अंतर्दृष्टि का एक दुर्लभ क्षण अनुभव हुआ। मैं देख सकता था, क्षण भर के लिए, कि दुनिया उसे कैसी दिखती है। एक दिल की धड़कन की लंबाई के लिए ये खबर बिल्कुल सही समझ में आई। और फिर मैंने चार्ली के चेहरे पर भाव देखा, उसकी आंखें अब अंगूठी पर टिकी थीं। मैंने अपनी सांस रोक ली, जबकि उसकी त्वचा का रंग बदल गया, गोरा से लाल, लाल से बैंगनी, बैंगनी से नीला। मैं उठने लगा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करने की योजना बनाई थी। शायद हेमलिच पैतरेबाजी का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया जाए कि उसका गला न घुट रहा हो, लेकिन एडवर्ड ने मेरा हाथ दबाया और इतनी धीमी आवाज में कहा, उसे 1 मिनट दो, कि केवल मैं ही सुन सकता था। इस बार चुप्पी बहुत लंबी थी। फिर धीरे धीरे, छाया दर छाया, चार्ली का रंग सामान्य हो गया। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने उसकी गहरी सोच वाली अभिव्यक्ति को पहचान लिया। उसने हम दोनों को लंबे समय तक देखा और मैंने महसूस किया कि एडवर्ड मेरे बगल में आराम कर रहा था। लगता है मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ, चार्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे पता था कि मुझे जल्द ही इस तरह की किसी चीज से निपटना होगा। मैंने सांस छोड़ी। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? चार्ली ने मेरी ओर घूरते हुए पूछा। मैं एडवर्ड के बारे में 100% आश्वस्त हूँ, मैंने बिना कोई देरी किए उससे कहा। लेकिन शादी कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? उसने फिर से मुझे संदेह भरी नजरों से देखा। जल्दबाजी इस तथ्य के कारण थी कि मैं हर दिन 19 के करीब पहुंच रही थी, जबकि एडवर्ड अपनी 17 वर्षीय पूर्णता में जमे हुए थे, जैसा कि वे 90 से अधिक वर्षों से थे। ऐसा नहीं है कि इस तथ्य ने मेरी किताब में विवाह को आवश्यक बना दिया, लेकिन एडवर्ड और मैंने जो नाजुक और पेचीदा समझौता किया था, उसके कारण विवाह आवश्यक था, जो अंततः इस बिंदु पर पहुंच गया, नश्वर से अमर में मेरे परिवर्तन की कगार पर। ये ऐसी बातें नहीं थीं जिन्हें मैं चार्ली को समझा सकता था। हम शरद ऋतु में साथ में डार्टमाउथ जा रहे हैं, चार्ली, एडवर्ड ने उसे याद दिलाया। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, सही तरीके से। मेरी परवरिश इसी तरह हुई है। उसने कंधे उचका दिए। वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे पुराने जमाने की नैतिकता पर बहुत जोर देते थे। चार्ली का मुंह एक तरफ मुड़ गया। बहस करने के लिए कोई कौन ढूंढ रहा था, लेकिन वह क्या कह सकता था? मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पाप में रहो। वो एक पिता था, उसके हाथ बंधे हुए थे। मुझे पता था कि यह होने वाला है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा। फिर अचानक उसका चेहरा एकदम शांत और शून्य हो गया। पिताजी, मैंने उत्सुकता से पूछा। मैंने एडवर्ड की ओर देखा, लेकिन मैं उसके चेहरे पर भाव नहीं पढ़ सका, क्योंकि वह चार्ली को देख रहा था। हाँ, चार्ली भड़क गया। मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा। हाँ हाँ हाँ। मैं आश्चर्य से देखता रहा क्योंकि चार्ली हंसते हंसते दुगुना हो गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अनुवाद के लिए एडवर्ड की ओर देखा, लेकिन एडवर्ड ने अपने होंठ कसकर दबाए हुए थे, जैसे वो खुद हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, चार्ली ने घुटते हुए कहा। शादी कर लो। उसके अंदर फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन तुम्हें अपनी माँ को बताना होगा। मैं रेनी से एक शब्द भी नहीं कहूँगा। वो सब तुम्हारा है। वह
जोर से हंसा। मैं दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ रुका। बेशक उस समय चाली के शब्दों ने मुझे डरा दिया था। अंतिम विनाश, रेनी को बताना। कम उम्र में शादी करना उसकी काली सूची में जिंदा पिल्लों को उबालने से भी ज्यादा ऊपर था। उसकी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान कौन लगा सकता था? मैं नहीं, निश्चित रूप से चाली नहीं, शायद एलिस, लेकिन मैंने उससे पूछने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है बेला, रेनी ने कहा था जब मैंने घुटन महसूस की और असंभव शब्द बोले। वॉन, मैं एडवर्ड से शादी कर रही हूँ। मैं थोड़ी नाराज हूँ कि तुमने मुझे बताने में इतना समय लगा दिया। हवाई जहाज के टिकट सिर्फ महंगे होते जा रहे हैं। उसने झल्लाहट जताई। क्या तुम्हें लगता है कि तब तक फिल की कास्ट हट जाएगी? अगर वह तख्स में नहीं होगा तो तस्वीरें खराब हो जाएंगी। एक सेकंड रुको, माँ। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, इतने लंबे समय तक इंतजार किया? मैं अभी एनएन। मैं शब्द को जोर से बोलने में असमर्थ था। चीजें सुलझ गई हैं, तुम्हें पता है, आज सचमुच यह आश्चर्य की बात है। मैंने मान लिया था। तुमने क्या अनुमान लगाया? तुमने कब अनुमान लगाया? ठीक है, जब तुम अप्रैल में मुझसे मिलने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रिय। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम बिल्कुल चाली की तरह हो। उसने आह भरी, हार मान ली। एक बार जब तुम अपना मन बना लेते हो तो तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं रह जाता। बेशक चाली की तरह ही तुम भी अपने फैसलों पर अड़े रहते हो। और फिर उसने वह आखिरी बात कही जो मैंने अपनी माँ से सुनने की उम्मीद की थी। तुम मेरी गलतियां नहीं कर रही हो, बेला। तुम डरी हुई लगती हो और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे डरती हो। वह हंसी। मैं क्या सोचूंगी? और मुझे पता है कि मैंने शादी और मूर्खता के बारे में बहुत सी बातें कही हैं और मैं उन्हें वापस नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वे बातें खास तौर पर मुझ पर लागू होती हैं। तुम मुझसे बिल्कुल अलग इंसान हो। तुम अपनी तरह की गलतियां करती हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें जीवन में पछतावे भी होंगे। लेकिन प्रतिबद्धता कभी तुम्हारी समस्या नहीं थी, प्रिय। तुम्हारे पास इसे सफल बनाने का ज्यादा मौका है, ज्यादातर 40 साल के लोगों से जिन्हें मैं जानती हूँ। रेनी फिर से हंसी। मेरी छोटी अधेड़ बच्ची, सौभाग्य से तुम्हें एक और बुरा आदमी मिल गया है। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ? ठीक है, जरूर, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और साल इंतजार करो। मेरा मतलब है, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि मैं तुम्हारी सास बन सकूं? इसका जवाब मत दो, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं है। ये तुम्हारे बारे में है। क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं मालूम। मैं इस समय शरीर से बाहर होने का अनुभव कर रहा हूँ। रेनी ने हंसते हुए कहा, क्या वह तुम्हें खुश करता है, बेला? हाँ, लेकिन क्या तुम कभी किसी और को चाहोगे? नहीं, लेकिन लेकिन क्या आप यह नहीं कहेंगे कि मैं भी बिल्कुल हर दूसरे मोहित किशोर की तरह ही बोलती हूँ? तुम कभी किशोरी नहीं रही, प्रिय। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। पिछले कुछ हफ्तों से रेनी ने अप्रत्याशित रूप से खुद को शादी की योजनाओं में डुबो लिया था। वह एडवर्ड की माँ एस्मे के साथ हर दिन घंटों फोन पर बिताती थी। ससुराल वालों के साथ तालमेल को लेकर कोई चिंता नहीं। रेनी एस्मे को बहुत पसंद करती थी, लेकिन फिर मुझे संदेह था कि कोई भी मेरी प्यारी लगभग सास के प्रति इस तरह से प्रतिक्रिया करने से बच सकता है। इससे मुझे तुरंत राहत मिली। एडवर्ड का परिवार और मेरा परिवार मिलकर विवाह की देखभाल कर रहे थे, बिना मुझे कुछ करने, जानने या इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत के। चाली बेशक गुस्से में था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वह मुझ पर गुस्सा नहीं था। रेनी गद्दार थी। उसने उस पर भरोसा किया था कि वह भारी भूमिका निभाएगी। अब वह क्या कर सकता था, जब माँ को बताने की उसकी आखिरी धमकी पूरी तरह से गलत साबित हुई थी? खाली, उसके पास कुछ भी नहीं था और वह ये जानता था। इसलिए वह घर के चारों ओर उदास होकर घूमता रहा, इस दुनिया में किसी पर भरोसा न कर पाने की बातें बुदबुदाता रहा। पापा,
मैंने सामने का दरवाज़ा खोलते हुए आवाज़ लगाई। मैं घर आ गया हूँ। रुको, बेल्स, वहीं रहो। हाँ, मैंने स्वतः ही रुकते हुए पूछा। मुझे 1 सेकंड दो। ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया, एलिस। एलिस, माफ़ करना, चार्ली, एलिस की मधुर आवाज़ ने जवाब दिया, कैसा है? मुझे इससे खून बह रहा है। तुम ठीक हो, त्वचा नहीं टूटी, मेरा विश्वास करो। क्या हो रहा है? मैंने दरवाजे पर खड़ी होकर झिझकते हुए पूछा। बेला, कृपया 30 सेकंड, एलिस ने मुझसे कहा। तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। हंफ, चार्ली ने कहा। मैंने अपने पैर से ताली बजाई, हर धड़कन को गिनते हुए। 30 तक पहुंचने से पहले एलिस ने कहा, ठीक है, बेला, अंदर आओ। सावधानी से चलते हुए मैं उस छोटे से कोने से होते हुए हमारे लिविंग रूम में आ गया। ओह, मैंने झल्ला कर कहा। ओह, पापा, आप मत देखिए, मूर्ख, चार्ली ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं अधिक पसंद सोच रहा था। चार्ली शर्मा गया। एलिस ने उसकी कोहनी पकड़ी और उसे धीरे से घुमाया ताकि उसका हल्का ग्रे टक्स दिखाई दे। अब ये सब बंद करो, एलिस। मैं बेवकूफ़ जैसा दिख रहा हूँ। मेरे द्वारा तैयार किया गया कोई भी व्यक्ति कभी भी मूर्ख नहीं लगता। वो सही कह रही है, पापा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या अवसर है? एलिस ने आंखें घुमाईं। ये फिटनेस की अंतिम जांच है। तुम दोनों के लिए। मैंने पहली बार असामान्य रूप से सुंदर चार्ली से अपनी नज़र हटाई और देखा कि सोफे पर सावधानी से रखा हुआ एक सफ़ेद रंग का खतरनाक परिधान बैग रखा हुआ था। अपनी खुशी की जगह पर जाओ, बेला। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें बंद रखते हुए मैं लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। मैंने अपने अंडरवियर तक कपड़े उतार दिए और अपनी बाहें सीधी करके रखीं। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे नाखूनों के नीचे बांस की खपच्चियाँ ठूंस रही हूँ, एलिस ने खुद से कहा और मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी खुशी में था। मेरी खुशी की जगह पर शादी का पूरा झमेला खत्म हो चुका था। मेरे पीछे पहले से ही दबा हुआ और भुला हुआ। हम अकेले थे, सिर्फ एडवर्ड और मैं। सेटिंग धुंधली और लगातार परिवर्तनशील थी। ये धुंधले जंगल से बादलों से ढके शहर और आर्कटिक रात में बदल गई क्योंकि एडवर्ड मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए हमारे हनीमून के स्थान को गुप्त रख रहा था। लेकिन मैं विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एडवर्ड और मैं साथ थे और मैंने अपने समझौते का हिस्सा पूरी तरह से पूरा कर लिया था। मैंने उससे शादी कर ली थी। ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन मैंने उसके सभी बेशर्म उपहार भी स्वीकार कर लिए थे और शरद ऋतु में डार्टमाउथ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, हालांकि व्यर्थ ही, पंजीकरण करवा लिया था। अब उसकी बारी थी। इससे पहले कि वह मुझे पिशाच बना दे जो उसका बड़ा समझौता था, उसे एक और शर्त पूरी करनी थी। एडवर्ड को इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं किन मानवीय चीज़ों को छोड़ दूंगी, वे अनुभव जो वह नहीं चाहता था कि मैं मिस करूं। उनमें से ज़्यादातर, जैसे कि प्रोम, उदाहरण के लिए, मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। सिर्फ एक मानवीय अनुभव था जिसके मिस होने की मुझे चिंता थी। बेशक ये वह अनुभव था जिसे वह चाहता था कि मैं पूरी तरह से भूल जाऊं। हालांकि बात ये थी, मुझे थोड़ा बहुत पता था कि जब मैं इंसान नहीं रहूंगा तो मैं कैसा रहूंगा। मैंने नवजात पिशाचों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और मैंने अपने सभी भावी परिवार के सदस्यों से उन जंगली शुरुआती दिनों की कहानियां सुनी थीं। कई सालों तक मेरे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता प्यासा रहना था। मुझे फिर से खुद बनने में कुछ समय लगेगा। और जब मैं खुद पर नियंत्रण रखता था, तब भी मैं कभी वैसा महसूस नहीं करता था जैसा मैं अब महसूस करता हूँ। मानव और प्रेम में अत्यंत भावुक। मैं अपने गर्म, टूटने वाले, फेरोमोन से भरे शरीर को किसी खूबसूरत, मजबूत और अनजान चीज के लिए बदलने से पहले पूरा अनुभव चाहती थी। मैं एडवर्ड के साथ असली हनीमून चाहती थी, और इस बात के बावजूद कि उसे डर था कि इससे मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, वो कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। मुझे एलिस और मेरी त्वचा पर साटन के फिसलने और फिसलने का केवल थोड़ा बहुत एहसास था।
मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि पूरा शहर मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे बहुत जल्द ही किस तमाशे में अभिनय करना होगा। मुझे अपनी ट्रेन में ठोकर लगने या गलत समय पर हंसने या बहुत छोटा होने या घूरते दर्शकों या यहाँ तक कि खाली सीट जहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए के बारे में भी चिंता नहीं थी। मैं एडवर्ड के साथ अपनी खुशी के स्थान पर थी।